नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके भूगोल की क्लास नंबर 7 आज आपके लिए लेकर आया हूं। राजस्थान का आबोहवा तंत्र आपके टॉपिक चल रहा है। कल के वीडियो में हमने जो आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ थी, मतलब वह नदियाँ जिनका जल समुद्र तक नहीं पहुंच पाता है, उनके बारे में हमने पूरा पढ़ा था साथियों। और उस क्लास में आंतरिक अफवाह वाली सारी नदियाँ हमने पूरी कर ली थी। देखिएगा, हमने यहाँ पर 3 भागों में नदियों को बांटा था। उसमें साथियों बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जैसे आपके चंबल नदी के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बनास नदी के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे, खारी नदी के बारे में, कोठारी नदी के बारे में, बेड़च नदी के बारे में और मेनाल नदी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको कहा है कि आप एक रजिस्टर साथ में लेकर के वीडियो देखा करो, क्योंकि रजिस्टर साथ में लेकर वीडियो देखोगे, भले ही आपके पास पहले से नोट्स है या फिर आपके पास बुक है, लेकिन इसमें बहुत ही शानदार तरीके से मेरे द्वारा समझाया गया है चीज़ों को। साथियों, पूरी कोशिश की जा रही है कि बेहतर क्वालिटी वाला कंटेंट आपको निःशुल्क इस चैनल से दिया जाए। साथ ही राजस्थान का भूगोल जब तक आपके चलता है, भूगोल क्या राजस्थान का जीके आपके जब तक चलता है, आप एक राजस्थान का जो मानचित्र है साथियों, ठीक है, राजस्थान का जो मानचित्र है 33 जिलों वाला, उसको आप अपने पास रखो, ताकि मैं जो भी चीज़ आपको बताऊं आप मानचित्र में अंकित करके उसको जो नोट्स आप बना रहे हो उसमें अटैच कर देना। और नोट्स में ही साथियों मानचित्र रहेगा, तो जब आप चीज़ों को पढ़ोगे तो बिल्कुल हर एक चीज़ आपके क्लियर हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैंने जो तरीका बताया है उस तरीके का आपको पालन करना है, तब जाकर आपके सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्टली तरीके से क्लियर होगी। देखिए, बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली नदियों के बारे में। तो यहाँ पर हमने राजस्थान की जो आंतरिक प्रवाह वाली नदियाँ हैं उनके बारे में अध्ययन कर लिया है। अब बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदियाँ जाएगी साथियों, वो आपके इस साइड पे जाएगी, ठीक है, इधर राजस्थान के बाहर जाएगी और यमुना वगैरह इन नदियों में ये मिल जाती है। और ये कहाँ पर ले जाता है इनका जल? बंगाल की खाड़ी में। तो मुख्य रूप से 4 नदियां हैं, चंबल नदी, बनास नदी, बाणगंगा नदी और गंभीरी नदी। देखिएगा, अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, आप कहोगे कि सर बंगाल की खाड़ी की तरफ जाने वाली तो बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन साथियों वो सहायक नदियां हैं, ठीक है, सहायक नदियां हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि चंबल की 8-10-12 सहायक नदियां हैं, तो उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, ठीक है, उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। बनास नदी की भी सहायक नदियां हैं, बाणगंगा की भी है, गंभीरी नदी, तो इनकी सहायक नदियों के बारे में भी अध्ययन करेंगे और इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। वैसे मुख्य रूप से ये 4 नदियां हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछता नहीं है कि भाई बंगाल की खाड़ी की तरफ राजस्थान की कितनी नदियां जाती है, ऐसा कोई प्रश्न आपके आने वाला नहीं है। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है या नहीं जाती है, ऐसा प्रश्न आपके बन सकता है। तो वो सारी ही चीज़ें हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखिएगा चंबल नदी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, बंगाल की खाड़ी की नदी मैंने आपको वापस कहा है कि इस तरफ जाएगी साथियों, आपके पूर्व की तरफ, ठीक है, पूर्व की दिशा में ये जाएगी नदियाँ, जबकि जो आपके अरब सागर वाली नदियाँ हैं वो इस तरफ जाएगी। अरब सागर वाली नदियाँ इस तरफ जाएगी और बंगाल की खाड़ी वाली नदियाँ इस तरफ जाएगी। तो देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे चंबल नदी के बारे में। तो साथियों, चंबल नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है नदियों वाले टॉपिक में, आपको इसमें सारी चीज़ें याद रखनी है। देखो, नदियों का जो टॉपिक है कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि नदी का उद्गम स्थल आपसे पूछा जाता है कि इस नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो जो भी नदियाँ हम पढ़ रहे हैं सभी का उद्गम स्थल आपको पता होना चाहिए। यह कौन कौन सी नदी, ये जो नदी है कौन कौन से क्षेत्र में या जिले में बहती है, तो मतलब उसका बहाव क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, उसका बहाव क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र कौन कौन से जिले में है, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। या फिर उस नदी पर कितने बांध बने हुए हैं और कौन से बांध बने हुए हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। या उस नदी के द्वारा कौन सी झील निर्मित है, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। या उस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई थी, ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। या उस नदी का उपनाम क्या है, उपनाम भी आपसे पूछा जा सकता है। या फिर उस नदी का समापन कहाँ पर होता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। या वो किसकी सहायक नदी है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है साथियों। तो ये सारी ही चीज़ें बिल्कुल आपको अच्छी तरह से क्लियर रखनी है। देखिए, इन सभी चीज़ों के साथ में उस नदी की विशेषता क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए
मैंने आपको हर एक चीज़ बताने की पूरी कोशिश की है कि प्रश्न किस प्रकार से आपका बन सकता है। हर एक नदी के बारे में वो चीज़ें आपको याद होना चाहिए साथियों, क्योंकि माइनस मार्किंग है। चीज़ों को जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा समझोगे, जितना माइंड आपका यहाँ प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपके कैचअप होएगी और उतनी ही ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चंबल नदी के बारे में। चंबल नदी आपके साथियों उद्गम जो है, उद्गम जो स्थल है, उद्गम कहाँ से होता है इस नदी का? जानापाव की पहाड़ियों से चंबल नदी का उद्गम होता है। और जानापाव की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। भाई वैसे तो मध्य प्रदेश में इस नदी का उद्गम हो रहा है, लेकिन राजस्थान में बहुत ज़्यादा क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान में इस नदी का। विंध्याचल पर्वत से होता है। विंध्याचल पर्वत में जानापाव की पहाड़ियाँ हैं, जहाँ से चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है, ठीक है, उद्गम होता है। और ये कहाँ पर पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है साथियों। अगर बात करें चंबल नदी के उपनाम की, तो चंबल नदी को चर्मण्यवती के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की कामधेनु भी इसको कहते हैं। बारहमासी नदी भी इसको कहते हैं। नित्यवाही नदी भी इसको कहा जाता है। नित्यवाही मतलब वह नदी जो नित्य बहती रहती है, नित्यवाहिनी, लगातार बहने वाली नदी। बारहमासी नदी मतलब 12 महीने जो बहती रहती है। तो ये दोनों नाम भी यहाँ याद रखने हैं, चर्मण्यवती और राजस्थान की कामधेनु भी आपको इसका जो उपनाम है वो याद रखना है। बात करें राजस्थान में प्रवेश कहाँ से होता है, तो साथियों चंबल नदी कहाँ से आ रही है? एमपी से आ रही है। राजस्थान में प्रवेश इसका होता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में यह प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ नामक स्थान यहाँ देखो। अब आपके पास अगर मैप हो, मानचित्र अगर आपके पास हो, तो जो चित्तौड़गढ़ जिला है वहाँ पर अंकित कीजिए एक बिंदु और वहाँ लिखिए 84गढ़, चंबल नदी का प्रवेश। आप यदि ऐसा लिखते हो तो साथियों वो चीज़ आप उसमें अटैच करते हो, मतलब सिर्फ वो ही नहीं और भी चीज़ें आप उसमें लिखते जाओ, और वो चीज़ें एक साथ जब टोटल मैप भरा जाए, मानचित्र पूरा भरा जाए, तो उसको आप अपने नोट्स में अटैच कर लो, तो आपके नोट्स एकदम क्वालिटी वाले बन जाएंगे साथियों। 84गढ़ चित्तौड़गढ़ से चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में यह चित्तौड़ जिले में, फिर कोटा जिले में, फिर बूंदी जिले में, फिर सवाई माधोपुर जिले में, फिर करौली जिले में, और फिर यह धौलपुर जिले में बहती हुई साथियों उत्तर प्रदेश की तरफ चली जाती है। और उत्तर प्रदेश में ये यमुना नदी में मिल जाती है। किस नदी में मिल जाती है? ये यमुना नदी में मिल जाती है। तो देखो राजस्थान में 6 जिलों में ये बहती है। कितने जिलों में बहती है चंबल नदी? 6 जिलों में। यहाँ पर देखिए सबसे पहले चित्तौड़गढ़ जिले में 84गढ़ से यहाँ से प्रवेश किया इसने। फिर कोटा जिले की तरफ बड़ी कोटा में बह रही है, बूंदी में बह रही है, सवाई माधोपुर में बह रही है, करौली में बह रही है, और फिर धौलपुर में भी ये नदी बहती है। और धौलपुर से आगे आके पड़ जाता है यूपी, ठीक है। राजस्थान से यूपी के राजस्थान के यूपी से कितने जिले टच है? 2 जिले टच है, जिसमें एक जिला आपके धौलपुर है। और साथियों ये धौलपुर से आगे होकर के ये यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है? ये यमुना नदी में मिल जाती है धौलपुर के आगे। और यमुना नदी कहाँ? उत्तर प्रदेश में। तो राजस्थान में ये 6 जिलों में बहती है, चित्तौड़, कोटा, बूंदी, माधोपुर, करौली और धौलपुर। समापन की बात करें तो यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि भाई समापन कहाँ होता है इसका? आगरा के इटावा के निकट मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में ये मिल जाती है। और आगरा मतलब वही यूपी वाला, बिल्कुल धौलपुर के पास, ये ज़्यादा दूर पड़ता नहीं है वहाँ से। तो वहाँ पर मुरादगंज नामक एक स्थान है, वहाँ पर ये जो चंबल नदी है कौन सी नदी में मिल रही है? यमुना में। मतलब चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी होगी साथियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम बात करें चंबल नदी से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे साथियों। पहला तथ्य है आपके इस नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर है, जिसमें से 135 किलोमीटर राजस्थान में है। तो देखो राजस्थान में ज़्यादा नहीं है, चंबल नदी तो बहुत लंबी है, बहुत ही लंबी नदी है, लेकिन ये एमपी में बह रही है, एमपी से ये राजस्थान में आ रही है, राजस्थान से ये यूपी की तरफ जा रही है और वहाँ पर यमुना में मिल रही है साथियों। तो एमपी में बहुत ज़्यादा मात्रा में बहती है, राजस्थान में बह रही है, फिर यमुना में जा रही है। इस प्रकार इसका जो कुल जो बहने वाला जो क्षेत्र है कितना है? 966 किलोमीटर इसका बहने वाला क्षेत्र है साथियों। 966 किलोमीटर चंबल नदी का बहाव क्षेत्र है, जिसमें से राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है? 135 किलोमीटर राजस्थान में
चंबल नदी बहती है। यह नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। मतलब राजस्थान में जो टोटल जितनी नदियां बहती है उनकी लंबाई में सबसे ज़्यादा लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है। लेकिन पूर्ण रूप से राजस्थान में नहीं बह रही है, एमपी में भी बह रही है, आपके राजस्थान में भी बह रही है, यूपी में भी बह रही है। तो साथियों अलग अलग राज्य इसमें शामिल हो रहे हैं साथियों। राजस्थान प्लस एमपी प्लस यूपी, 3 राज्यों में ये नदी बहती है और इसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर है। राजस्थान में जितनी भी नदियां बहती है उसमें सबसे लंबी नदी चंबल नदी है। लेकिन प्रश्न अगर आ जाए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी, तो पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली नदी साथियों चंबल नहीं है, फिर वहां पर आपका बनास नदी उत्तर होगा, क्योंकि बनास नदी सिर्फ राजस्थान में ही बहती है और इसका जो दायरा है बहाव क्षेत्र चंबल से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चंबल तो 135 किलोमीटर ही राजस्थान में है, लेकिन बनास तो बहुत ज़्यादा है साथियों। तो प्रश्न 2 प्रकार से पूछा जाएगा कि राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है तो चंबल आंसर होगा। लेकिन आपसे प्रश्न पूछ लिया कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फिर वहां पर आपका उत्तर बनास रहेगा। आंतरिक प्रवाह ऐसा कुछ नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हमने आंतरिक प्रवाह जब पढ़ा था साथियों तो वहां पर अलग चीजें थी, ठीक है, वो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है साथियों। आगे बात करें, यह नदी राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है, पढ़ लिया इसको। तो चंबल नदी एमपी प्लस राजस्थान प्लस यूपी इन तीनों राज्यों में बहती है। इस चीज को भी मैंने क्लियर कर दिया था। इस नदी में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है और इस नदी पर कुल 4 बांध बने हुए हैं। तो देखिएगा, चीजें याद रखनी है कि सर्वाधिक अवनालिका का अपर्दन किस नदी से होता है। मतलब ये क्या साथियों, जगह काटती रहती है चंबल नदी, इसकी वजह से सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है। और कुल बांधों की संख्या, जो चंबल नदी पर कुल बांध बने हुए हैं उनकी संख्या है साथियों 4। कितनी है? 4। अब कौन कौन से बांध बने हुए हैं और कहाँ बने हुए हैं इस चीज को भी हम देखते हैं। तो देखो, बात करेंगे यहाँ पर बांधों की, तो साथियों एक बांध आपके बना हुआ है एमपी में, मध्य प्रदेश में। जैसे ये देखिए आपके चंबल नदी है, तो एक बांध तो आपके मध्य प्रदेश में बना हुआ है जिसका नाम है गांधी सागर। कौन सा? गांधी सागर। एक बांध है आपके राणा प्रताप सागर, तीसरा है जवाहर सागर और चौथा है कोटा बैराज। साथियों चौरासीगढ़ चित्तौड़ में ये राजस्थान में प्रवेश करती है और राणा प्रताप सागर जो बांध है ये आपके चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है। कोटा जो बैराज बांध है, कोटा बैराज क्या, सॉरी हाँ, कोटा राजस्थान में, यहाँ पर जवाहर सागर बांध बना हुआ है जी। ये देखो आपके कोटा जो जिले में जो नदी बह रही है चंबल, इसमें जवाहर सागर बांध भी बना हुआ है और कोटा राजस्थान में ही कोटा बैराज बांध भी बना हुआ है साथियों। तो मतलब कोटा में 2 बांध है और कोटा कहाँ है? राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ में एक बांध है, कौन सा? राणा प्रताप सागर, जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है, और गांधी सागर डैम इसमें मध्य प्रदेश में बना हुआ है। तो इस प्रकार चंबल नदी पर 4 डैम बने हुए हैं, जिसमें 3 तो राजस्थान में है और एक मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में गांधी सागर है, जबकि राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज तीनों कहां पर है? राजस्थान में है साथियों, ठीक है। मध्य प्रदेश में कौन सा है? गांधी सागर। राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में है, जवाहर सागर और कोटा बैराज कोटा जिले में है साथियों। अर्थात राजस्थान में इस नदी पर सर्वाधिक बांध बने हुए साथियों। इस नदी पर, राजस्थान की यह नदी 4 बांध इसमें बने हुए हैं। चंबल नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी स्थित है, चुलिया जलप्रपात है उसका नाम, और ये बेसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में है साथियों, जिसकी ऊंचाई है 18 मीटर। तो देखो यहाँ पर आप ये देखिएगा, ये राजस्थान का जो आपका मैप, आपके पास जो मैप है, तो मैप यदि आपने उठा लिया है तो ये जो चित्तौड़गढ़ जिला है साथियों, इसमें आपके चुलिया जलप्रपात का नाम क्या है? चुलिया जलप्रपात नाम है, और बेसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है। ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर है साथियों, और ये चंबल नदी पर है। कहाँ पर है? चंबल नदी पर है ये जलप्रपात, और साथियों यह राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बना कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल पर। कौन सा है? चुलिया जलप्रपात है। ऊंचाई कितनी है? 18 मीटर है। कहाँ पर स्थित है? बेसरोड़गढ़ में। बेसरोड़गढ़ कहाँ पर पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है। चंबल नदी के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, एक तो कोटा शहर बसा हुआ है साथियों, जहां पर कोटा बैराज बांध बना हुआ है बिल्कुल उसके वहीं पे, और एक केशवरायपाटन जो कि बूंदी जिले में पड़ता है। ये दोनों ही शहर साथियों चंबल नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगर हम आगे बात करें चंबल की सहायक नदियों की, तो चंबल की जो सहायक नदियां हैं वो है बनास नदी, काली सिंध नदी, पार्वती नदी, मेज नदी, बामनी नदी, सीप नदी,
और शिप्रा नदी। ये 7 नदियां मैंने यहाँ पर लिखी है जो जो इम्पोर्टेंट है। ये जो 7 नदियां हैं ये चंबल की बहुत ही इम्पोर्टेंट सहायक नदियां हैं साथियों। मतलब ये नदियां अपने जल को किस में प्रवाहित करती है, चंबल नदी में प्रवाहित करती है। अब देखो इन नदियों के बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं, तो इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि भाई इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उपनाम क्या है, कहाँ पर जाकर ये चंबल में मिल जाती है, त्रिवेणी संगम भी स्थित है कुछ जगह कुछ नदियों का, कौन सी नदी की कौन सी विशेषता है, कि इनके जो किनारे पर कोई सभ्यता विकसित है, तो सारी चीज़ें हम इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपके चंबल नदी बिल्कुल क्लियर मैंने कराने की कोशिश की है। सारी की सारी चीज़ें आपको लिखनी है साथियों। ये सारी चीज़ें ही इससे बाहर लगभग एग्जाम में आपके क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो दूसरी नदी है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिएगा दूसरी नदी है आपके बनास नदी। हमने एक ही नदी पढ़ी है अभी, चंबल नदी। दूसरी कौन सी है? बनास नदी है साथियों। बनास नदी का उद्गम स्थल राजसमंद जिले में स्थित खमनोर की पहाड़ियों से। कहाँ पर है? राजसमंद जिले में स्थित खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है। तो मैप आपके पास है, जो राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है आपका, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? राजसमंद डिस्ट्रिक्ट है साथियों। इसमें आप गोला लगा लीजिए, मतलब बिंदु बना लीजिए और वहां पर लिख लीजिए उद्गम कौन सी नदी का? बनास नदी का उद्गम लिख लीजिए। बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियां, और राजसमंद पे से साइड में लाइन खींच के और लिख दीजिए। यहाँ पर आपको पता है कि राजसमंद उसमें लिखा हुआ है पहले से मानचित्र में, तो बनास लिख दीजिए साइड में, उद्गम खमनोर की पहाड़ियां, और आपको पता चल जाएगा राजसमंद से है। बहाव क्षेत्र की बात करें तो ये राजसमंद से कौन से जिले में जाती है? चित्तौड़ में जाती है। चित्तौड़ से ये भीलवाड़ा में जाती है। भीलवाड़ा से ये आपके अजमेर में जाती है, और अजमेर से ये आपके टोंक जिले में जाती है। तो इस प्रकार से इसका साथियों बहाव क्षेत्र है किसका? आपके बनास नदी का। तो मानचित्र में बिल्कुल जो जो जिले मैंने आप बताए हैं वहां से आप होकर के इस नदी को गुजार दीजिए, ताकि आपका जो क्लियर टोंक के बाद ये सवाई माधोपुर की तरफ आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है? सवाई माधोपुर की तरफ आ जाती है। और सवाई माधोपुर में साथियों ये चंबल नदी में मिल जाती है। मतलब ये जो बनास नदी है चंबल नदी की सहायक नदी है। कैसी नदी है? चंबल नदी की सहायक नदी है साथियों। बात करें तो देखो इसका उपनाम है वशिष्ठी और वन की आशा। बनास नदी को वशिष्ठी और वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिएगा आपने यहाँ पर चंबल नदी के बारे में पढ़ा था, तो वो भी 6 जिलों में प्रवाहित हो रही थी। बनास नदी भी 6 जिलों में, कौन कौन से में? आपके राजसमंद डिस्ट्रिक्ट, फिर चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट, चित्तौड़ के बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से फिर अजमेर, अजमेर से फिर टोंक, टोंक से फिर सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर में ये किस में प्रवाहित हो रही है साथियों? चंबल में। तो 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 जिलों में ये प्रवाहित होने वाली नदी है। उपनाम देखा वशिष्ठी और वन की आशा। साथियों इसकी कुल लंबाई, बनास नदी की कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। कितनी है? 480 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है साथियों, 480 किलोमीटर। पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी है बनास नदी। हमने जब चंबल नदी के बारे में पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था राजस्थान में बहने वाली सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? तो चंबल। लेकिन पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सर्वाधिक लंबी नदी पूछे तो फिर आपका आंसर होगा बनास नदी। और बनास नदी राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती है? 480 किलोमीटर। और बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर। मतलब पूरी ही कहाँ पर बहती है? राजस्थान में। जबकि चंबल नदी राजस्थान में 135 किलोमीटर ही बहती है, जबकि इसकी कुल लंबाई 966 किलोमीटर है साथियों। आगे बात करें समापन इसका कहाँ पर होता है? बनास नदी के समापन की, तो समापन होता है आपके, मैंने कहा है सवाई माधोपुर में। ये कहाँ पर मिल जाती है? चंबल नदी में। तो सवाई माधोपुर में एक स्थान आता है साथियों, कौन सा स्थान आता है? रामेश्वरम। कौन सा स्थान आता है? रामेश्वरम नामक एक स्थान आता है जहाँ पर ये चंबल में मिल जाती है। बनास नदी पर त्रिवेणी संगम की, मतलब त्रिवेणी संगम का मतलब जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है, जहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है वहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है। उसको ही क्या कहा जाता है? त्रिवेणी संगम कहा जाता है। तो जो बनास नदी पर त्रिवेणी संगम बनते हैं उसके बारे में देख लेते हैं साथियों। देखो पहला जो त्रिवेणी संगम बनता है
वो रामेश्वरम सवाई माधोपुर में बनता है, रामेश्वर सवाई माधोपुर में। देखो सवाई माधोपुर में रामेश्वरम नामक स्थान पर ये जो बनास नदी है किस में मिल रही है, चंबल नदी में मिल रही है। तो वहीं पर सीप नाम की एक नदी भी है साथियों। कौन सी नदी है, सीप नाम की एक नदी है जो चंबल और बनास जहां पर मिलती है सवाई माधोपुर में रामेश्वर नामक स्थान पर, वहीं पर सीप नदी भी इनसे मिल जाती है। तो 3 नदियां रामेश्वर सवाई माधोपुर में मिलती है, चंबल, बनास और सीप। तो ये तो पहला इसका त्रिवेणी संगम स्थल। दूसरा है बिगोद भीलवाड़ा में भी साथियों त्रिवेणी संगम होता है बनास नदी पर, जिसमें कौन कौन सी नदियां मिलती है, बनास, बेड़च और मेनाल। ये तीनों नदियां कहाँ पर मिल जाती है, बिगोद भीलवाड़ा में आपस में मिल जाती है, वहां पर भी इसका त्रिवेणी संगम होता है। तो त्रिवेणी संगम दोनों ही याद रखने हैं। बनास नदी पर कितने त्रिवेणी संगम है, 3, रामेश्वर सवाई माधोपुर, बिगोद भीलवाड़ा। तो ये 3 इसके त्रिवेणी संगम है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इस नदी पर जो बांध बने हुए हैं तो देखिएगा, बांधों की बात करें तो इस नदी पर 3 बांध बने हुए हैं साथियों। कितने बांध बने हुए हैं आपके बनास नदी पर, 3 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से ये बांध है, एक तो आपके इसरदा बांध है, बीसलपुर बांध है और नंद समंद बांध है। तीनों ही बांध ये बनास नदी पर बने हुए हैं। कहाँ कहाँ पर, इसरदा डैम आपके सवाई माधोपुर में है, बीसलपुर बांध आपके, ठीक है, इसरदा तो सवाई माधोपुर में है, बीसलपुर बांध कहाँ पर है, टोंक जिले में है साथियों। और जो नंद समंद बांध है ये आपके राजसमंद जिले में है। तो ये 3 बांध बने हुए हैं बनास नदी पर। तो इनको अभी आप मानचित्र में अंकित कर लीजिएगा साथियों। तो ये आपके बनास नदी के बारे में कुछ चीज़ें थी। अब इसकी सहायक नदियाँ देख लेते हैं। कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो खारी नदी, कोठारी नदी, बेड़च नदी और मेनाल नदी। ये चारों ही नदियां बनास नदी की मुख्यतः सहायक नदियां हैं। ठीक है, कौन कौन सी, खारी, कोटारी, बेड़च और मेनाल। अभी साथियों इन चारों नदियों के बारे में भी हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने 2 नदियों के बारे में पढ़ा है। कौन कौन सी नदी के बारे में हमने पढ़ा है, एक तो आपके चंबल नदी हमने पढ़ ली, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने बनास नदी के बारे में भी अध्ययन कर लिया है। तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी खारी, कोटारी, बेड़च, मेनाल, इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे साथियों। अभी आपके देखो काली, सिंध, पार्वती, 4, 5, 7 नदी और बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बाद में भी। तो चलिए नेक्स्ट अगले नदी की ओर बढ़ते हैं। देखो अगली जो नदी है आपके खारी नदी है। खारी नदी की बात करें तो इसका उद्गम बिजराल की पहाड़ियों से होता है। और बिजराल की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, राजसमंद में है साथियों। ये देखिए आपके यहाँ पर ये जो राजसमंद जिला है, राजसमंद जिले में बिजराल की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से खारी नदी का उद्गम होता है। तो मानचित्र में जो राजसमंद जिला है वहीं पर टिक करके और एक तरफ लिख लीजिए बिजराल की पहाड़ियाँ, ठीक है, और आगे लिख लीजिए खारी नदी। तो इसके आपको पता चल जाएगा कि भाई खारी नदी का उद्गम भी कहाँ से होता है, बिजराल की पहाड़ियों से होता है। बहाव क्षेत्र की बात करें तो ये राजसमंद से बढ़ती है भीलवाड़ा की तरफ, भीलवाड़ा से बढ़ती है अजमेर की तरफ और अजमेर से बढ़ती है टोंक की तरफ। टोंक जिले में साथियों ये कहाँ किस नदी से मिल जाती है, तो ये बनास नदी से मिल जाती है। किस नदी से, क्योंकि खारी, कोटारी, मेनाल, बेड़च ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं, बनास की सहायक नदियां हैं। तो देखो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक 4 जिलों में है साथियों। उद्गम क्षेत्र कौन सा है, बिजराल की पहाड़ियाँ, राजसमंद। बात करें समापन की तो समापन इसका होता है देवली टोंक में, राजमहल नामक स्थान पर साथियों। ये कौन सी नदी में मिल जाती है, बनास में मिल जाती है। और बनास आगे जाकर किससे मिल जाती है साथियों, आपके चंबल से मिल जाती है। इस पर नारायण सागर बांध बना हुआ है। किस पर, जो आपके खारी नदी है इस पर नारायण सागर डैम बना हुआ है अजमेर जिले में। और यह बनास की सहायक नदी है। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भाई खारी नदी है, कोटारी नदी है, खारी नदी है, कोटारी नदी है, बेड़त नदी है, मेनाल नदी है। ये सभी किसकी सहायक नदियां हैं साथियों, बनास की ये सहायक नदियां हैं। देखो नेक्स्ट जो चौथे नंबर पे बात करेंगे तो इसमें खारी नदी में क्या क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, बिजराल की पहाड़ियाँ से, राजसमंद से होता है साथियों। कितने जिलों में बहती है, 4 जिलों में, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक।
किस नदी की सहायक नदी है? तो बनास नदी की सहायक नदी है साथियों। और बनास नदी में ये कहाँ पर मिलती है? राजमहल देवली टोक में मिलती है। डैम कौन सा बना हुआ है? नारायण सागर डैम इस पर बना हुआ है अजमेर जिले में। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर की नदी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चौथे नंबर की जो नदी है वो है आपके कोठारी नदी। कोठारी नदी का उद्गम भी साथियों राजसमंद जिले में ही होता है। देखो राजसमंद में बहुत ज्यादा नदियां हो रही है, ठीक है, राजसमंद जिले में ही इसका उद्गम होता है। तो राजसमंद जिले पर वापस एक निशान लगाइए और उसमें लिखिए कोठारी नदी। क्या लिखना है? कोठारी नदी लिखना है। और कोठारी नदी का आगे लिखना है आपको दिवेर। क्या लिखना है साथियों? दिवेर। दिवेर नामक स्थान से कोठारी नदी का उद्गम होता है जो कि राजसमंद जिले में है। यह राजसमंद व भीलवाड़ा जिले में ही बहती है। दो ही जिलों में यह नदियाँ बहती है साथियों। जो कोठारी नदी है मात्र दो ही जिलों में बहती है। यह नदी मांडलगढ़ नामक स्थान है जो भीलवाड़ा में पड़ता है साथियों, वहां पर बनास नदी में मिल जाती है। बनास नदी में मिल रही है तो बनास की ये सहायक नदी होगी साथियों। इस नदी पर मेजा बांध बना हुआ है। और मेजा बांध कहाँ पर बना हुआ है? भीलवाड़ा में ही बना हुआ है। तो मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कोठारी नदी है, भले ही इसका उद्गम राजसमंद से हो रहा है लेकिन भीलवाड़ा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि भाई भीलवाड़ा में ही ये बनास नदी में मिल रही है, मांडलगढ़ में। मेजा बांध भी इसमें भीलवाड़ा में ही बना हुआ है। और कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता विकसित हुई थी साथियों, और ये भी भीलवाड़ा में ही थी। कहाँ पर? भीलवाड़ा में। बागोर सभ्यता बनास क्या, कोठारी नदी के किनारे विकसित हुई थी, जो कि भीलवाड़ा जिले में पड़ता है। तो ये है आपके कोठारी नदी। 4-5 फैक्ट याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं रखने हैं। उद्गम स्थल याद रखना है दिवेर राजसमंद। कितने जिलों में बहती है? 2 में, राजसमंद भीलवाड़ा। किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। बनास में कहाँ पर मिलती है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में मिलती है। कौन सा डैम बना हुआ है? मेजा डैम बना हुआ है भीलवाड़ा में। और कौन सी सभ्यता इस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो बागोर सभ्यता इस नदी के किनारे विकसित हुई थी। चलिए 5वें नंबर की ओर बढ़ेंगे। तो 5वीं जो नदी है वो है बेड़च नदी। बेड़च नदी में कुछ चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। देखो बेड़च नदी की बात करें तो बेड़च नदी का जो उद्गम स्थल है वो है आपके उदयपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है साथियों? उदयपुर जिले में एक स्थान पड़ता है गोगुंदा। कौन सा स्थान पड़ता है? गोगुंदा। तो उदयपुर मानचित्र में जो उदयपुर है साथियों लिखा हुआ, उसमें आप लिख लीजिए लाइन खींच के बेड़च नदी। क्या लिखना है? बेड़च नदी लिखना है उदयपुर में लाइन खींच के। और आगे लिख लेना गोगुंदा से। कहाँ से? उदयपुर में भी कहाँ से? गोगुंदा से। और जिला कौन सा है? उदयपुर जिला है। बहाव क्षेत्र की बात करें तो ये उदयपुर से चित्तौड़गढ़ की ओर बढ़ती है, चित्तौड़गढ़ से भीलवाड़ा की ओर बढ़ती है साथियों। 3 जिलों में ये नदी बहती है, उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। और साथियों इस नदी को आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है। जिसका उपनाम है उसका उपनाम भी बिल्कुल आपको करवाया जाएगा। तो बेड़च नदी को आयड़ नदी के नाम से क्यों जाना जाता है? ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों। क्यों जाना जाता है? क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ पर ये आपके जो उदयपुर में गोगुंदा से इसका उद्गम है साथियों। उदयपुर से गोगुंदा से ये निकल कर के उदय सागर झील में जाती है। कहाँ जाती है ये? उदय सागर झील में। उदय सागर झील से निकलकर जब ये आगे बढ़ती है तो साथियों उदय सागर झील तक जब वो जाती है वहां तक इसको आयड़ नदी कहा जाता है। और उदय सागर झील को पार करके ये जब आगे निकल जाती है तो साथियों आगे इसको उदय सागर झील के आगे इसको बेड़च नदी के नाम से जाना जाता है। मतलब इसका नाम परिवर्तित उदय सागर झील से होता है। उदय सागर झील के पहले तो इसको आयड़ नदी कहा जाता है और उदय सागर झील के बाद में इसको बेड़च नदी कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम के लिए, इसको विशेष तौर पे आपको याद रखना है साथियों। बिगोद भीलवाड़ा में यह नदी बनास में मिल जाती है। तो इसका समापन स्थल कौन सा है? बिगोद भीलवाड़ा है। किसकी सहायक नदी है? बनास की सहायक नदी है। आहड़ नदी के किनारे आहड़ या आयड़, ठीक है, आयड़ नदी के किनारे आहड़ या आयड़ सभ्यता विकसित हुई थी साथियों, जो कि उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है ये आहड़? आयड़ नदी के किनारे ये आहड़ सभ्यता जो विकसित हुई थी, ये आहड़ कहाँ पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। तो ये आपके है साथियों बेड़च नदी। देखो आहड़ सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि आहड़ ही नदी थी वो। देखो बेड़च नदी में क्या क्या याद रखना है? उद्गम स्थल याद रखना है आपको। बेड़च नदी का उद्गम स्थल याद रखना है तो उदयपुर में गोगुंदा से इसका
उद्गम होता है। कितने जिलों में बहती है? 3, उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा। यहाँ पर उदयपुर में जो उदय सागर झील है साथियों, ठीक है, यहाँ तक ये नदी आयड़ नदी कहलाती है और जब इस झील से निकलकर आगे जाती है तो इसको बेड़त नदी कहा जाता है। इस नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई थी, आयड़ सभ्यता, जो साथियों आपके उदयपुर में पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? उदयपुर में। और ये बनास में कहाँ पर मिल रही है? बिगोद भीलवाड़ा में मिल रही है। समापन स्थल इसका बिगोद भीलवाड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करेंगे मेनाल नदी के बारे में। साथियों, मेनाल नदी का उद्गम स्थल बेगू चित्तौड़ से है। ठीक है, बेगू चित्तौड़ से मेनाल नदी का उद्गम स्थल है और इसका बहाव क्षेत्र चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है। समाप्ति स्थल इसका बिगोद भीलवाड़ा में हो जाता है और बिगोद भीलवाड़ा में ये किस नदी में मिल जाती है? बनास नदी में मिल जाती है। तो ये 6 नदियां हमने आज पढ़ी है साथियों। कौन कौन सी? मेनाल नदी पढ़ी है, बनास की सहायक नदी है। फिर उसके बाद में मेनाल के पहले हमने बेड़त नदी पढ़ी है, जिसको आयड़ नदी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी बनास की सहायक नदी है। इसके पहले हमने कोठारी नदी पढ़ी है, ये भी बनास की सहायक नदी है। इसके पहले हमने खारी नदी पढ़ी है, ये भी बनास की सहायक नदी है। और इसके पहले हमने बनास नदी के बारे में अध्ययन किया था साथियों, बनास जो कि चंबल की सहायक नदी है। और चंबल बनास नदी के पहले हमने अध्ययन किया था साथियों चंबल नदी के बारे में। तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी है साथियों? यमुना की सहायक नदी है, क्योंकि ये आगरा यूपी में साथियों किस में मिल जाती है साथियों? यमुना में मिल जाती है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आज आपके सुबह 11 बजे के आसपास, ठीक है, 11 बजे के आसपास टेस्ट आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट। जो चीज़ें हमने अभी तक पढ़ी है उनसे संबंधित ये टेस्ट है, तो उसको जरूर अटेंड करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने वीडियो को पूरा देखा साथियों।